तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा। ये स्टार्ट करेंगे। स्कोरिंग के अकॉर्डिंग भी अच्छा है नेट में आपका, और वैसे भी इसके क्वेश्चन मोस्टली हो जाते हैं आपके। यदि अच्छी सी प्रैक्टिस करोगे तो मोस्टली क्वेश्चन इसके नेट में हो जाते हैं आपसे। ध्यान क्या रखना उसका मैंने बता दिया आपको क्लास में। फेयर नोट्स आप इसी टाइम बनाना चाहो बना सकते हो, या एक बार जो लाइव क्लास चल रही है उसमें आप रफली नोट्स बना लो, और रिकॉर्डेड लेक्चर देख करके आप फिर फेयर नोट्स बना लो। इसमें पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कुछ चीजें इसमें बाद की यूज में आएंगी, जैसे इसमें लीनियर अलजेब्रा में बाद में पढ़ेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस, तो वहाँ की कुछ चीजें यहाँ पर यूज आएंगी। तो जब उस टाइम पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। अभी एज ए रिजल्ट उनको हम ध्यान रख लेंगे। जो जो चीज यूज में आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ चलूंगा, ये ध्यान रखना। इसमें नोट्स का आपको बता दिया है, फेयर बना लो या फिर आप रफली बनाते हो जा सकते हो। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर देख करके फिर आप फेयर नोट्स बना सकते हो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में किस टाइप से तो आपके क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आपके बनते हैं। बट है क्या मेनली वो चीज इसमें देखो। आपका मैं 3 टाइप की क्वेश्चन आपके पास लिख रहा हूं। ये मान लो इक्वेशन हमारे पास में, वेरिएबल भी दो हमारे पास में, एक्स और वाई, और नंबर ऑफ इक्वेशन की बात करें तो नंबर ऑफ इक्वेशन भी दो ही है। अब इनको सोल्व करना आ जाए मान लो आपके, तो ये तो आपका 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, चलो आप इजीली वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 वेरिएबल में हो तो भी थोड़ा कैलकुलेशन करके सोल्व कर सकते हैं। बट आपके मान लो यहाँ पर 100 इक्वेशन हो, 100 वेरिएबल हो, या उससे ज्यादा हो, या फिर m और n लिख दे आपका, इस टाइप की इक्वेशन आ जाए मान लो आपके पास में, तो फिर सोल्व कैसे करेंगे? पहली चीज एक तो ये कि सोल्व कैसे करेंगे। सेकंड इसी में बनता है आपका कि चलो सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया, तो उसके बाद में पूछता है कि इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें पुट हो जाता है आपका। तो सबसे पहले तो 2 वेरिएबल में रफली हम कैसे सोल्व करते हैं पहले तो वो देखते हैं, फिर जो तरीका आपका आगे आएगा कि भाई ज्यादा वेरिएबल हो या ज्यादा इक्वेशन हो तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, तो आगे देखेंगे। अब जैसे मान लो ये इक्वेशन आपकी है, अब इसको आप इजीली वैसे सोल्व करोगे तो 2 वेरिएबल में और 2 इक्वेशन आपके पास में, तो इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से भी हम देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, सेकंड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से तो आपका आ जाएगा 5y। 5y इजिकल टू 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -3, तो y इजिकल टू -3/5। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x आपके पास कुछ आ जाएगा जो भी है। ये इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास में। सेम यहाँ पर बात करें 2x + 3y इजिकल टू 1। आप देखो सेम टू सेम इक्वेशन सेकंड वाली है, इसी का 2 टाइम्स है, और इक्वल में भी आपका 2 टाइम्स है, तो एक इक्वेशन इसको कंसीडर कर सकते हैं 2x + 3y इजिकल टू 1। तो यहाँ से x फाइंड आउट करें हम तो x इजिकल टू 1 - 3y/2। ठीक है। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू पुट करोगे तो x अपने आप आता जाएगा आपके पास यहाँ पर, तो y की डिफरेंट वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे तो x की डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका। थर्ड वाले केस की हम बात करें तो थर्ड वाले में देखो लेफ्ट हैंड साइड देखें तो जो ऊपर इक्वेशन आपकी है इसी का 2 टाइम्स इक्वेशन नीचे वाली आपकी है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं।
राइट साइड में देखें तो 2 टाइम्स नहीं है, तो इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही आपकी भाई। 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा आपका 2 टाइम्स पे इधर 2 आना चाहिए, आपको वो नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ से तो इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहाँ तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा आपके पास में। इसके पास आपका आ गया नो सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पर हम बात करें तो सॉल्यूशन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ भी सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। 3 टाइप की क्वेश्चन लिखी थी। अब आगे आ जाएगा आपका ये जो सिस्टम आपका लिखा था, ये नॉन होमोजीनियस कहलाता है आपका। 2 टाइप के आपके पास सिस्टम होंगे, होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस। वो आएगा धीरे धीरे आप आगे आपका। अभी जो बात कर रहे थे हमें नॉन होमोजीनियस की थी आपकी। अब नॉन होमोजीनियस में 3 केस आपके पास आए हैं। देखो, पहले वाले केस में सॉल्यूशन मिल गया, सेकंड वाले केस में सॉल्यूशन मिल गया, और थर्ड वाले केस में सॉल्यूशन नहीं मिला आपके पास में। अब आगे जब इसमें पूछता है तो सॉल्यूशन में ये भी पूछता है कि चलो सॉल्यूशन तो मिल गया, अब इसके पास कितने सॉल्यूशन है, यूनिक है या यूनिक से ज्यादा आपके पास में, ज्यादा है तो फिर कितने हैं। अब कितनों में भी एक तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले कि भाई कितने सॉल्यूशन है, वो अलग चीज है, और उसी में पूछ ले कि एलआई सॉल्यूशन कितने हैं, ये भी पूछ सकता है कि एलआई सॉल्यूशन कितने हैं। तो वो बात भी करेंगे, बट अभी तो इनिशियल बता रहे हैं कि चीजें ये रहती है आपकी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम। अब ये वाला केस आ गया आपका, सॉल्यूशन मिल गया। अब यहां बात करें तो कितने सॉल्यूशन है, तो देख रहे हैं कि x की पर्टिकुलर वैल्यू निकल करके आ गई आपके पास में, y की पर्टिकुलर वैल्यू निकल करके आ गई, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मीनिंग ये आ गया कि इसके पास कितना सॉल्यूशन है हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले वाले केस में आपका आया यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है बट वो कैसा आपका यूनिक है। सेकंड वाले की बात करते हैं, सॉल्यूशन तो मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लो कुछ भी पुट किया, y 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर y की आपने कुछ भी वैल्यू पुट की, 1 पुट की, तो x की कोई डिफरेंट वैल्यू पुट करके आ जाएगी। तो सॉल्यूशन तो मिलता हुआ जा रहा है, बट कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम का, बट कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं हमको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बात हुई है टोटल सॉल्यूशन की कि इसके पास टोटल सॉल्यूशन कितने हैं। अब इसी में आ जाए कि आपका एलआई सॉल्यूशन कितना है, तो वो भी आपका आगे करेंगे इसमें। थर्ड केस में आपका आ गया नो सॉल्यूशन। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम में आपके पास में 3 टाइप के सॉल्यूशन आए, यूनिक सॉल्यूशन आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, और नो सॉल्यूशन आ गया। ये तो चलो 2 वेरिएबल में था, आपने रफली सोल्व करके यहां से देख लिया। 3 वेरिएबल में हो तो भी कैलकुलेशन करके आप भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा बट कर सकते हैं। 4 वेरिएबल में थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा, बट आपका आ जाए कि 100 वेरिएबल है, 1000 वेरिएबल है, तो फिर इस टाइप से तो पॉसिबल नहीं है कि भाई आप कहाँ तक वैल्यू निकालोगे, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है। अब एक भी वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यू आ गई तो फिर सॉल्यूशन की संख्या बढ़ जाएगी आपकी। तो फिर उसमें किस टाइप से सोल्व करेंगे, एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से आपके। क्या क्या चीजें पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। एक तो आपसे पूछ सकता है कि भाई सिस्टम जो है वो सॉल्यूशन रख रहा है कि नहीं रख रहा है, पहली चीज। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि सॉल्यूशन रख रहा है, सॉल्यूशन रख रहा है, सॉल्यूशन नहीं रख रहा है। दूसरा पूछ सकता है इसमें कि कितने सॉल्यूशन रख रहा है, वो भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, या आपका नो सॉल्यूशन का केस आ गया। थर्ड आपसे पूछ सकता है कि एलआई सॉल्यूशन कितने हैं, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करे सॉल्यूशन। बाकी एलआई एलडी जो है वो आपका वेक्टर स्पेस में आगे आएगा, वहां अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर रफली आपको ध्यान रखना है भी एलआई का क्या मीनिंग है। तो एलआई का मीनिंग कि जो सॉल्यूशन दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करे। जैसे आपको रफली मैं समझाऊं यहाँ पर, जैसे इसमें आप बात करो इस वाले केस में, तो जैसे आपने इस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले केस में y आपने 0 पुट किया तो x क्या आ गया, y 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा आपका 1/2। फिर y आप 1 पुट करोगे, y 1 पुट करेंगे तो यहां से आ गया -1, -1 ही आएगा ना, y 1 पुट करेंगे -2/2 -1। फिर y आप 2 पुट करोगे तो 2 पुट किया तो 6 -5/2।
ठीक है, इस टाइप से। अब इनमें आगे आपका आ सकता है कि भाई एलआई सॉल्यूशन कितने हैं, तो दोनों सिस्टम की हम बात करेंगे कि भाई होमोजीनियस सिस्टम में एलआई सॉल्यूशन कितने मिलेंगे या नॉन होमोजीनियस में एलआई सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, और क्या चेंज रहता है, वो सारी चीजें भी इसमें आएंगी। बट अभी केवल इतना बताया आपको कि टोटल सॉल्यूशन कितने मिलेंगे। अभी मैंने केवल एक ही चीज बताई कि टोटल सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, जैसे यहाँ सॉल्यूशन मिल गया तो यूनिक मिला है, या सॉल्यूशन मिल गया तो इनफाइनाइट मिले, या तो सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो नंबर ऑफ काउंटिंग करने का तो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी 2 वेरिएबल की। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैंने रफली चीज लिखी है आपको, तो आप रफ कॉपी में आपको इसको उतार सकते हो, फिर जब दोबारा वीडियो देख करके इसी वीडियो को अपने फेयर के अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें मैंने बता दिया आपको कि आगे की यूज में आएंगी, तो मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको लिखवाता हो जाऊंगा कि भाई ये चीज आगे की है, बट अभी कैसे याद रखना है इसको, यहाँ पर कैसे यूज करना है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ चलूंगा यहाँ पर। तो ये तो था इसका इनिशियल बताने का। अब मेन स्टार्ट करते हैं सिस्टमिफिकेशन में ज्यादा वेरिएबल हो तो फिर कैसे सोल्व करेंगे हम, वो चीज यहाँ पर करेंगे। 2 टाइप से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, और जितने भी फिर मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा इसके सिस्टमिफिकेशन के 50-60 क्वेश्चनों की, तो 50-60 क्वेश्चनों में मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना बताऊंगा। जो 2 मेथड मैं आपको सोल्व करने के बता रहा हूँ यहाँ पर सिस्टमिफिकेशन के, दोनों से आपको सोल्व करना सिखाऊंगा वहां पर। बट ध्यान ये रखना कि जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊं, प्रैक्टिस आपको करवाऊं, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे वो आपको बेनिफिट देगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं जितने भी आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर लाइव क्लास में सोल्व करवाऊंगा टोटल। बट आप मान के चलना मेरे सोल्व करवाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर मेरा तो फर्ज है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊं। बट आपको बेनिफिट कब मिलेगा, मैंने आपको सीट भेजी या क्वेश्चन किया तो पहले आप ट्राई करो। ट्राई कैसे करना, उसके लिए मैं 3-4 क्लासों में इसकी थ्योरी समझाऊंगा। भाई टोटल टॉपिक आप पहले पढ़ के आ चुके हो, देखो बीएससी में भी आप पढ़ के आ चुके हो, कुछ एमएससी में भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, नई चीज कुछ भी नहीं है, आप रियल पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, टोटल आप सारी चीजें पहले पढ़ के आ चुके हो, बट फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। आपने क्लास ज्वाइन की है नेट की, तो उसका क्या रीजन रहा? रीजन यही था कि उस टाइम हमको केवल पास होने के लिए पढ़ना था, कि भाई हमको पास होना है, जो थ्योरम थी वो थ्योरम एज इट इज रट ली हमने, उसको अप्लाई करना नहीं सीखा कि भाई क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे। तो वो चीज मैं थ्योरी में आपको समझाऊंगा, अप्लाई करना आपको मेन आना चाहिए। अब आप इस लेवल पे आ चुके हो कि कोई भी क्वेश्चन देखते आप डिफरेंट तरीके से सोच सको। मेरा मकसद आपको यही है कि आपके सोचने का तरीका कि भी डिफरेंट डिफरेंट कैसे सोच सकते हैं, थ्योरी में वही चीज समझाऊंगा। बुक से मैच नहीं करूंगा चीजों को कि आप ये देखो कि सर बुक में डेफिनेशन ये लिख रखी है, आप तो ऐसे समझा रहे हो। समझाने का तरीका मेरा अलग रहेगा बुक से। भाई लोकल तरीके से भी समझा सकता हूँ कि आप ऐसे सोच के क्वेश्चन कर सकते हो, भाई आपसे तो क्वेश्चन होना चाहिए, मैन ये है। थ्योरी तो हर बुक में लिखी हुई है। ठीक है, तो तरीका मेरा अलग हो सकता है, बुक से डिफरेंट हो सकता है, और होगा जैसे मैं अभी पढ़ाऊंगा तो देखोगे थ्योरी में कि तरीका डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पर बताएंगे अभी। तो आप उतारना चाहो इसको उतार सकते हो, या ये तो रफली था आपका। अब यहाँ से मैन आपको जो समझना है वो चीज समझो, यहाँ से देखो। डाउट हो कुछ तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल यहाँ पर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लेट वी हैव n वेरिएबल्स एंड m इक्वेशन सच दैट। मान लो आपके पास में n वेरिएबल हो और m इक्वेशन हो, कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा आपका?
इस टाइप से मान लो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, n वेरिएबल हो गए आपके पास में x1 x2 xn, x1 x2 xn, और इक्वेशन आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होगी आपके पास में m, 1 2 3 m। ये आपके पास में मान लो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। इक्वल में b1 b2 bm ये आपको गिवन है। यदि ये आपके जीरो हैं जब तो आपका होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा, आगे लिखवाएंगे आपके, और ये नॉन जीरो, कोई सा भी नॉन जीरो आपका है तो फिर आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो पर्टिकुलर अलग अलग लिखवाएंगे कि ये नॉन होमोजीनियस है, आपका होमोजीनियस है। अब मान लो ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, n वेरिएबल में m इक्वेशन में, इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व करने का मीनिंग किसकी वैल्यू निकालनी है आपको सोल्व करके x1 x2 जो वेरिएबल है x1 x2 xn, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट हो गई, इसका मीनिंग तो है सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है। और फाइंड आउट नहीं हुई, जैसे अभी जो लास्ट में आपने थर्ड वाला इक्वेशन लिखा था उस वाले में, तो सॉल्यूशन ही नहीं है हमारे पास में। तो एक तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मीनिंग जो सिस्टम आपका है वो सिस्टम कंसिस्ट है। तो कहीं भी आपका एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि कंसिस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो कंसिस्ट का मीनिंग है कि जो सॉल्यूशन जो सिस्टम आपका है वो सॉल्यूशन रख रहा है। इनकंसिस्ट यानी कि सॉल्यूशन नहीं रख रहा है। अब कुछ बीज के लिए सॉल्यूशन रख सकता है, कुछ के लिए नहीं रख सकता है, वो चीजें आएंगी अभी आगे आपके। ये तो हो गया, इस टाइप से आपने लिख दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और करके ax बराबर b, वेयर ए तो आपकी जो है ये मैट्रिक्स होगी, ठीक है, ए मैट्रिक्स आ गई, एक्स आपका ये हो गया, और बी आपका ये हो गया। तो आप देख सकते हो, चाहे ए एक्स गुणा करोगे तो फर्स्ट रो इससे गुणा होगी आपकी, तो a1 1 x1 a1 2 x2 पहली वाली ये आ जाएगी, इक्वल में आपका ये b1 आ जाएगा। फिर सेकंड जो रो है वो इस x से गुणा होगी, तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी यहां से आपकी, ठीक है। तो आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल में b आपका है, तो b हमने किसको लिखा है यहां पर, b1 b2 bm, ठीक है। b आपका यदि जीरो है, b जीरो होने का मीनिंग समझना है, यहाँ पर b1 भी जीरो है, b2 भी जीरो है, b3 भी जीरो है, bm भी जीरो है, सारे जीरो। b यदि जीरो है जब तो आपका बन जाएगा ax बराबर जीरो, ax बराबर जीरो, वो तो कहलाता है आपका होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस। और b यदि आपका नॉन जीरो है, b नॉन जीरो होने का मीनिंग आप कभी ये मत सोचना इसमें कि b1 भी नॉन जीरो है, b2 भी नॉन जीरो है, bm भी नॉन जीरो, नहीं, इनमें कोई भी एक नॉन जीरो है, कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो बी तो नॉन जीरो ही कहलाएगा वहां पर आपका। तो फिर वो सिस्टम आपका है वो कहलाता है आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो दो आपके हो गए, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बराबर में पूरा जीरो आ रहा है जब तो वो कहलाएगा आपका होमोजीनियस, और बराबर में किसी एक भी इक्वेशन के आपका नॉन जीरो आ गया, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ कोई नॉन जीरो वैल्यू आ गई, ये जीरो आ गया, वो कहलाएगा आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम। बराबर में जीरो आ गया होमोजीनियस सिस्टम, बराबर में नॉन जीरो आ गया नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ये दो आपके सिस्टम रहेंगे। अब इनका सॉल्यूशन करने का क्या तरीका रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो दो तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। इसको सोल्व करना है, मान लो एक तो ए मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे, समझना अच्छी तरह, फिर लिखवा देंगे सारी चीजें। ए मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, ए मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे और रैंक के अकॉर्डिंग हम सिस्टम का सॉल्यूशन का बताएंगे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा। अब दिक्कत ये आती है कि रैंक का अभी तक डिस्कस नहीं हुआ कि रैंक कैसे निकालेंगे, तो रैंक निकालना भी अभी बता देंगे, मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकलेगी। अभी केवल रफली आइडिया दे देंगे कि मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकलती है,
जब मैट्रिक्स वाला पार्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा मैट्रिक्स वाला, तो वहां रैंक का ये सारी चीजें आ जाएंगी, वहां रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, बट अभी रैंक निकालना है वो चीज यहाँ पर बता दूंगा मैं आपको। तो एक तो रैंक के अकॉर्डिंग हम दोनों सिस्टम का बता सकते हैं। ए मैट्रिक्स की रैंक यदि आपको पता है या पता नहीं है तो रैंक क्या क्या हो सकती है, उस अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट केस में सॉल्यूशन बता सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितने होंगे एंड सो ऑन, जो भी आपका। दूसरा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो चीज आगे वाले टॉपिक से थोड़ा सा कनेक्टेड है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड है, कुछ वेक्टर स्पेस का भी काम में आएगा। तो जो मैं पॉइंट यहाँ पर लिखूंगा तो आप उनको रफली लिख लेना कि ये पॉइंट यहाँ पर काम में आएंगे, चीजें काम में आएंगी। तो अभी केवल क्वेश्चन करने के लिए उन चीजों को ध्यान रखना है, बाकी वो होती क्या है तो वो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वहां पर इजीली समझ में आ जाएगा आपके। तो दो तरीके मैंने बताए, एक तो ए मैट्रिक्स की रैंक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और ए मैट्रिक्स से कनेक्टेड एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम को सोल्व करेंगे, जो भी आपका है। तो वो चीज मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूं पहले आपको। तो ये आ गया आपका, ये उतार सकते हो, इसमें नीचे लिख लेंगे इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। बराबर में बी लिखा है, बी आपका नॉन जीरो है तो ये कहलाता है आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम। बी यदि आपका जीरो हो जाएगा तो वो कहलाएगा आपका होमोजीनियस सिस्टम। ये चीज आपको लिखवा दी है। एन वेरिएबल आपके पास में हो गई, एम इक्वेशन हो गई, ये तो ये रफली तरीका हो गया। इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स बराबर बी। ए मैट्रिक्स या कोफिशिएंट से आपको पता चल जाएगी कि ए मैट्रिक्स या आपकी एक्स जिनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो वेरिएबल आपके हैं, तो एक्स मैंने लिख दिया x1 x2 xn। तो सॉल्व करके हमको x निकालना होता है। यहाँ पर x मिल गया तो सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है, x नहीं मिला तो सिस्टम सॉल्यूशन नहीं रख रहा है। b आपका, तो b आपको ये दिया हुआ है m टपल्स में जो भी आपका है। अब आगे ऐसा भी आएगा, जैसे यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, मान लो जैसे आप समझो जैसे ये आ गया 2x माइनस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर मैट्रिक्स तो क्या बनेगी 2 माइनस 1 1 1, ये तो मैट्रिक्स बन गया आपकी। x यहाँ पर क्या हो गया x और y टू टपल्स में आपका। b क्या हो गया, देखो b आपका हो गया 1 2, ठीक है b है। b कितने टपल्स में है, 2 टपल्स में। 2 टपल्स में आप कितने नंबर लिख सकते हो 2 टपल्स में, इनफाइनाइट। जैसे आपने 1 2 लिखा, ऐसे b मान लो आपका होता 0 1, ऐसे b मान लो आपका होता 1 3, ऐसे b अलग अलग चेंज करता हो जाऊं मैं। तो b लिखने की मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन के ऑप्शन में कैसा हो सकता है, ये चीज क्यों बता रहा हूं उसका रीजन समझो आप। जैसे मान लो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया, तो b यहाँ पर है 1 2, इस सिस्टम को आपने सोल्व किया, तो सोल्व किया एक्स और वाई की वैल्यू मान लो आपके पास में आ गई तो यानी कि सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है। तो रखने का मीनिंग हो गया इस बी के लिए 1 2, इस बी के लिए सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है, इस बी के लिए सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है। फिर आपने बी चेंज किया, मान लो ये किया, इसके लिए चेक किया कि सॉल्यूशन रख रहा है कि नहीं रख रहा, इसके लिए मान लो सॉल्यूशन रख गया, ठीक है। अब मान लो कोई भी ऐसा आ जाता, कुछ भी ऐसा होता मान लो यहाँ पर कि यहाँ पर एक्स और वाई नहीं मिलते आपको, तो उस बी के लिए सिस्टम कंसिस्ट नहीं करता। तो कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाता है कि सिस्टम हैज सॉल्यूशन फॉर ईच बी, प्रत्येक बी के लिए सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है, या फिर सिस्टम इज कंसिस्ट फॉर ईच बी। तो वो चीज भी आपको चेक करनी पड़ेगी कि प्रत्येक बी के लिए सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है या कुछ बी के लिए सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है, तो वो चीज यहाँ पर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पुट होंगे, तो वो तो मैं क्वेश्चन जब आपको करवाऊंगा तब इजीली क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीजें।
तो मैं बता रहा था आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। सोल्व करने का मीनिंग है कि आपको सोल्व करके इस बी के लिए ये एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा, तो दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। एक तो इस मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करके, पहला तरीका, और दूसरा तरीका इस मैट्रिक्स की रैंक के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करके कैसे करेंगे, ठीक है। यहां पर मैट्रिक्स जो बनेगी, सॉरी, ये जो मैट्रिक्स बनी हो कितने बाई कितने की बनी आपकी, m क्रॉस n की, ठीक है। m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनने का मीनिंग ये हो गया कि आपके पास में n वेरिएबल हैं और m इक्वेशन है। तो कहीं भी आपका ये आ जाए 5 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है, तो 5 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स से आप मीनिंग ये निकालोगे कि आपके पास में 7 वेरिएबल हैं और 5 इक्वेशन है। उस सिस्टम को आपको सोल्व करना है, ठीक है, ये रहेगा। अब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करके कैसे करेंगे वो चीज अब नेक्स्ट लिखते हैं। तो कोई लिखना चाहो तो इसको रफली साथ साथ लिख लिया करो। फेर के लिए तो मैंने मना कर दिया है कि फेर में नोट्स बनाने, रफली आप साथ साथ ही लिख लिया करो, बट सुनने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया करो कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, वो चीज मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो चलो अब इसको फर्स्ट तरीके से सोल्व करना आपको बताता हूं। पहले तो कनेक्ट करते हैं उस चीजों को कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट कैसे होता है चीजें, तो वो चीज अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी आपकी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स, वो ऑलवेज एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब कैसे रिप्रेजेंट करती है वो एक आगे आपका पूरा टॉपिक आएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना, दोनों चीजें। बट अभी क्या ध्यान रखना वो पॉइंट मैंने आपको लिख दिया है। एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक रिप्रेजेंट करता है वो मैंने यहाँ पर ध्यान रखना। m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो जो t इसको रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो कहां से कहां तक होगा, Rn से Rn, n ये वाला, m ये वाला, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया जब हर मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जब हमने लिखी दिया यहाँ पर, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका है ax बराबर b, इसको आप ऐसे लिख सकते हो tx बराबर b, दोनों इक्विवेलेंट ही है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, क्यों इक्विवेलेंट है उसका रीजन मैंने बता दिया है कि हर मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो आप ध्यान कैसे रखोगे, जैसे मान लो ए आपकी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की, तो आप सीधा से इसका मीनिंग ये निकालना। अब कैसे होती है वो बाद में आ जाएगा, बट आपको जो मीनिंग यहाँ पर निकालना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगी और वो मैपिंग कहां से कहां तक होगी, आर क्यूब से आर स्क्वायर। आर क्यूब आर स्क्वायर क्या है, तो अभी केवल इसका ये ध्यान रखेंगे, आर क्यूब का मीनिंग 3 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब वेक्टर स्पेस और वो तो चीज आगे आएगी, वो सारी चीजें अभी थोड़ी आ जाएंगी यहाँ पर। अभी जो ध्यान रखना है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, पहली चीज।
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप यहाँ पर आर क्यूब आर इसके लिख रहे हो तो इसका मीनिंग है कि 3 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, या आपका 2 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। बस इतना सा ध्यान रखना है अभी। अब वेक्टर स्पेस होता क्या है वो तो आगे करेंगे, अब चल रहा है लीनियर हमारा। सेम ऐसे मान लो आपका ए आ जाए कि कोई मैट्रिक्स आपकी है, मैट्रिक्स आपकी है 4x2 की, तो इसका मीनिंग जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कहां से कहां तक होगा आपका, आर स्क्वायर से R4 हो गया आपका। ठीक है, तो ये मीनिंग निकालना है इसका। हर मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक होगा, तो ये वाला नंबर टू ये वाला नंबर आपका। मीनिंग ये हो गया n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस, इसका मीनिंग ये हो गया m डायमेंशन का वेक्टर स्पेस, जैसे ये लिख करके बता दिया मैंने। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया कि रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, मेनू आती है। अब सॉल्यूशन का देखो, इस सिस्टम को जब आप सोल्व कर रहे हो तो सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, x की। यही तो था, सिस्टम सोल्व करना यानी कि x निकालना। x मिल गया तो सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है, सॉल्यूशन रख रहा है इसका मीनिंग ये होगा कंसिस्ट कर रहा है। अब कितने मिल रहे हैं सॉल्यूशन वो तो बाद की बात है, पहले तो ये देख रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो x मिल गया तो सॉल्यूशन मिल गया, x नहीं मिला तो सॉल्यूशन नहीं मिला। x डिपेंड किसके ऊपर करेगा, b के ऊपर करेगा। b आपने ऐसा लिखा कि b के लिए x मिल गया, फिर b आपने चेंज किया, b कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है 5 7 10, b आपका मैंने यहां पर लिखवाया था कि जो b है b1 b2 bm m टपल्स में कोई नंबर आपका, तो b डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जो ही आप b चेंज करते जाओगे तो कुछ भी यहां पर लिखे तो x मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। फिर भी आपने चेंज किया, x नहीं मिला, तो वो चीज भी है। जैसे ये था आपका 2x + 3y, जो अभी लिखा था स्टार्टिंग में 4x + 6y बराबर 1 बराबर 2, और इसी में मैं लिखूं 2x + 3y बराबर 1, 4x + 6y बराबर 3, ये लिखा। दोनों में मैट्रिक्स सेम है, 2 3 4 6 2 3 4 6 मैट्रिक्स सेम है। इक्वल में जो b आ रहा है तो इक्वल में b यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 3 है। अब जब आप यहाँ इसको सोल्व किया था तो इस वाले केस में देखो आपको सॉल्यूशन मिल गया था भाई, ये इक्वेशन तो सेम ही है, 2 टाइम्स है तो बराबर में भी 2 टाइम्स आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में तो 2 टाइम्स है बट राइट साइड में 2 टाइम्स नहीं है, तो यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिला था आपको। तो मैट्रिक्स आपकी सेम है, कैपिटल X है वो भी आपका सेम है, 2 वेरिएबल में तो X और Y। B आपने चेंज किया, B यहाँ पर था आपका 1 2, उसके लिए सॉल्यूशन मिल गया था। यहाँ पर भी आपका हो गया 1 3, उसके लिए सॉल्यूशन नहीं मिला। तो वो चीज ही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप चेंज करोगे तो हो सकता है कि उस B के लिए X मिल जाए, हो सकता है फिर B चेंज किया उस B के लिए X आपको नहीं मिले। ठीक है, तो B के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो इसको सोल्व करने का मीनिंग ये था कि इस b के लिए आपको सोल्व करके x निकालना है। अब जब आपने कह दिया कि सर ये मैट्रिक्स जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करिए, तो चलो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। तो t जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से कहां तक आपका, Rn से Rn। x जो है x कहां से बिलोंग करेगा, Rn से, यानी कि n टपल्स में आपका होगा, n डायमेंशन के वेक्टर स्पेस से होगा। b कहां से होगा, Rm से, तो b जो है वो m टपल्स में होगा। सोल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बताया था x, तो सेम यहां पर आ जाओ, सोल्व करके आपको x निकालना है। x मिल जाएगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, x नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब यहां पर ये बताओ x है क्या, आप कैसे कह सकते हो कि x मिल रहा है या x नहीं मिल रहा है, ये चीज कैसे कह सकते हो भाई यहां पर x मिल गया या नहीं मिला, ये चीज कैसे कह सकते हैं। तो x मिलने का मीनिंग समझना, x मिलने का मीनिंग ये हो गया, मान लो x मिल गया आपको, तो x मिलने का मीनिंग क्या हो गया, x है क्या यहां पर, b की प्री इमेज। तो b की यदि प्री इमेज आपको मिल रही है जब तो x मिल रहा है, और b की प्री इमेज नहीं मिल रही है तो x नहीं मिल रहा है। तो सिस्टम सॉल्यूशन कब रखेगा यहां पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि b
यदि प्री इमेज रख रहा है जब तो सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है, और बी यदि प्री इमेज नहीं रख रहा है तो सिस्टम सॉल्यूशन नहीं रख रहा है। पहली चीज ये होगी। तो सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है तो अब मैं ये नहीं लिखूंगा कि भी सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है, मैं ये कहूंगा सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है। कंसिस्ट करने का मीनिंग सॉल्यूशन रख रहा है। तो अब आगे यूज में लेंगे वो कंसिस्ट का यूज में लेंगे, ठीक है। सिस्टम कंसिस्ट कब करेगा? बी हैज प्री इमेज। बी यदि प्री इमेज रख रहा है सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है। प्री इमेज रखने का मीनिंग ही तो ये हो गया, एक्स मिल रहा है आपको। और बी हैज नो प्री इमेज, बी प्री इमेज नहीं रख रहा है, तो बी प्री इमेज नहीं रख रहा है तो इसका मीनिंग सिस्टम कंसिस्ट नहीं कर रहा है, इनकंसिस्ट है। तो एक चीज तो ये हो गई। या चलो इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आप इसी को ऐसे समझो, देखो मान लो ये कोई मैपिंग आपकी है 1 2 3 4 ए बी सी। ये केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 1 का मीनिंग कोई एक्स है, टपल्स जो भी होगा वो है आपका। अब जैसे मान लो मैपिंग ये बनाई मैंने, ये मैपिंग बनाई मान लो, ये बराबर वाले बी हैं आपके हैं। ए जो है वो बी की तरह काम कर रहा है, ये बी की तरह काम कर रहा है, ये सी बी की तरह काम कर रहा है, ये डी बी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ए जो है वो प्री इमेज रख रहा है कि नहीं रख रहा है? रख रहा है। तो ये जो ए जहां पर आएगा वहां पर सिस्टम कंसिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? आपका कंसिस्ट करेगा, सॉल्यूशन रख रहा है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो टी ऑफ 1 बराबर ए। तो इस ए के लिए सॉल्यूशन आपको क्या मिल गया? 1। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो टी ऑफ 2 बराबर बी ए। अब दो मिल रहे हैं सॉल्यूशन वो अलग बात है, बट अभी हम केवल बात ये कर रहे हैं कि भी सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस ए के लिए सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको मिल रहा है। बी के लिए भी मिल रहा है आपको। इस सी के लिए सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो सी की प्री इमेज है या नहीं है आपकी? सी प्री इमेज रख रहा है कि नहीं रख रहा है? यहां पर आपका सी प्री इमेज नहीं रख रहा है, सी की प्री इमेज कुछ है ही नहीं। तो इस सी के लिए पूछ ले, कभी भी आपका मान लो ये आ जाता टी ऑफ एक्स बराबर सी, ये सिस्टम कंसिस्ट है या कंसिस्ट नहीं है? इसके लिए सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको देख करके बताओ सी के लिए सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। तो इस सी के लिए कंसिस्ट नहीं है सिस्टम। डी के लिए है। तो एक तरीका तो क्या हो गया कहने का सिस्टम कंसिस्ट करने का, कि बी यदि प्री इमेज रख रहा है, ये वाला बी, ये बी यदि प्री इमेज रख रहा है जब तो सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है, और बी यदि प्री इमेज नहीं रख रहा है तो सिस्टम कंसिस्ट नहीं कर रहा है। पहली चीज ये होगी। या फिर आपको इसको दूसरे वर्डों में आप ऐसे भी कह सकते हो, ये जो ए है ये इमेज स्पेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इमेज स्पेस में भी ये तो आपका डोमेन हो गया, ये पूरा को डोमेन हो गया। इमेज स्पेस का मीनिंग है इधर के एलिमेंटों की जो जो इमेज आपको मिलती जा रही है। तो 1 की इमेज ए आ गई, 2 की आ गई, 3 की बी आ गई, 4 की डी आ गई। तो इमेज में यहां पर क्या क्या आ रहा है आपका? ए बी डी, ये 3 आ रहे हैं, ए बी डी। तो इमेज स्पेस बी, ये वाला बी, यदि ये बी इमेज स्पेस में आ रहा है, इमेज स्पेस में आने का मीनिंग ये हो गया उन बी की प्री इमेज आपको मिल रही है। जैसे यहां पर इमेज स्पेस में 3 आ रहे हैं, इन तीनों की प्री इमेज आपके पास है कि नहीं है? तीनों की प्री इमेज है, ए की भी प्री इमेज है, बी की भी है और डी की भी है। तो इन तीनों के लिए तो सॉल्यूशन मिलेगा, और जो इमेज स्पेस में नहीं आ रहा है उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दूसरा तरीका हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टी एक्स बराबर बी, यदि ये बी आपका इमेज स्पेस में आ रहा है, यदि ये बी आपका इमेज स्पेस में आ रहा है जब तो इस बी के लिए सिस्टम कंसिस्ट करेगा, और यदि ये बी आपका इमेज स्पेस में नहीं आ रहा है तो सिस्टम कंसिस्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो दो तरीके हो गए हमारे पास में। या तो आप प्री इमेज के अकॉर्डिंग बता सकते हो, यदि किसी बी की प्री इमेज आपको मिल रही है तो सिस्टम कंसिस्ट करेगा, या बी आपका इमेज स्पेस में आ रहा है तो सिस्टम आपका कंसिस्ट करेगा। दो तरीके से कैसे भी समझ सकते हो आप। तो
अब यहां पर क्या लिख रहे हैं हम, इसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब सोल्व करने का मीनिंग आपको x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करना है ax बराबर b को, तो यानी कि यहां पर ये x आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax बराबर b is equivalent to finding x, x क्या लिख रहा हूं मैं, x1 x2 xn का ट्रांसपोज, x भी लिखा था अपने कॉलम वाइज, टू फाइंडिंग x सच दैट tx बराबर b। इस इक्वेशन को सोल्व करने का मीनिंग यानी कि आप किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हो, तो आप इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हो इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग x, x आपको फाइंड आउट करना है जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा हो, x ही तो फाइंड आउट करना है, तो ये वाला x फाइंड आउट करो, या इस सिस्टम को आपने ऐसे लिख लिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो x आपको मेनली ये है कि x फाइंड आउट करना है, x मिल जाएगा तो सिस्टम कंसिस्ट करेगा, अदरवाइज आपका सिस्टम कंसिस्ट नहीं करेगा। अब मैट्रिक्स को भूल जाओ आप, आपको कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है ये आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो, ये वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो। अब आप भूल जाओ कि मैट्रिक्स आपको क्या गिवन थी, मैट्रिक्स से सॉल्व करने का तरीका दूसरा है, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी केवल एक चीज पे ध्यान रखना है कि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है, तो जो ही आपको मैट्रिक्स गिवन है उसका आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो टी। अब टी के ऊपर ही बात करेंगे, टोटल हम करेंगे जो भी बात करेंगे, सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। एक्स की वैल्यू निकालने का मीनिंग आपको मैंने दो तरीके बता दिए। एक्स कब मिलेगा, बी की प्री इमेज यदि मिल रही है आपको, तो बी की प्री इमेज एक्स ही तो है, तो बी की प्री इमेज मिल रही है यानी कि आपको एक्स मिल रहा है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो बी है वो यदि इमेज स्पेस में आ रहा है, जैसे इमेज स्पेस में यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, ए बी डी, ये तीन आ रहे हैं, तो ए के लिए सिस्टम कंसिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ए के लिए एक्स मिल रहा है आपको, इधर 1 2 2 मिल रहे हैं आपको, बी के लिए मिल रहा है आपको एक्स, सी के लिए नहीं मिल रहा, डी के लिए मिल रहा है, तो जिन बी की प्री इमेज आपको मिल रही है उनके लिए सिस्टम करेगा, या जो बी रेंज में आ रहे हैं, इमेज स्पेस या रेंज की बात है, रेंज में आ रहे हैं उनके लिए सिस्टम करे कंसिस्ट करेगा आपका, ठीक है। तो दो तरीके आपके हैं, तो इसको आप एक बार लिख सकते हो, इसको लिख लो, चलो जो भी है रफली लिख लो आप एक बार। तो मैट्रिक्स को हमने चेंज कर लिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करके एक्स मिल रहा है, भाई एक्स ही तो फाइंड आउट करना है, एक्स मिल रहा है तो सॉल्यूशन मिल रहा है, एक्स नहीं मिल रहा है तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब एक्स मिलने का मीनिंग क्या हो गया, तो दो चीजें बताइए, बी की प्री इमेज मिल रही है, तो बी की प्री इमेज मिलने का मीनिंग एक्स ही मिल रहा है, या जो बी है वो आपका रेंज में आ रहा है, तो बी रेंज में कब आएगा, इधर से आप एक्स की इमेज कुछ निकालोगे और उधर भी आ गया, जब तो बी आपका रेंज में आएगा, ठीक है। तो दो चीजें हैं, तो वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तो ये सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर, हेंस सिस्टम हैज सॉल्यूशन, और या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, सिस्टम इज कंसिस्ट कंसिस्ट का मीनिंग सॉल्यूशन रख रहा है, वही हो गया, सिस्टम इज कंसिस्ट इफ एंड ओनली इफ बी हैज प्री इमेज, तो बी प्री इमेज रख रहा है, तो बी की प्री इमेज क्या होती है बताओ, एक्स ही तो है, टी एक्स बराबर बी में, टी एक्स बराबर बी, तो बी यदि प्री इमेज रख रहा है, तो प्री इमेज रख रहा है यानी कि एक्स मिल रहा है, यही तो मीनिंग हो गया, तो बी प्री इमेज रख रहा है, ऐसे कह सकते हो आप, और या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, बी इज इन द रेंज ऑफ टी, बी आपका रेंज में है, ये कह सकते हो,
ठीक है, जैसे आप ऐसे समझना, जो आपने इक्वेशन लिखी थी 2x + 3y बराबर 1, 4x + 6y बराबर 2 और 2x + 3y बराबर 1, 4x + 6y बराबर 3, ये था। इसको सॉल्व किया था तो दोनों सेम इक्वेशन है। आपने लिखा था 2x + 3y बराबर 1, नीचे वाली भी वही इक्वेशन है, x बराबर 1 - 3y/2। y पुट करोगे तो x अलग अलग मिलते हुए जाएंगे आपके पास में, तो सॉल्यूशन मिल रहा है यानी कि आपको सेम इक्वेशन यही है, 2 टाइम्स है तो इधर भी 2 टाइम्स होना चाहिए, तो इसके पास नो सॉल्यूशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, ये नो सॉल्यूशन रख रहा है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रख रहा है। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या हो गया। यहां पर b क्या आपके पास में, b क्या है 1 2, यहां पर भी इस वाले केस में, इस वाले b में क्या आपका 1 3। b जो है कितने टपल्स में आपका, 2 टपल्स में। 2 टपल्स में आप कितने लिख सकते हो एलिमेंट, 2 टपल्स में कितने एलिमेंट लिख सकते हो, तो इनफाइनाइट लिख सकते हैं। जैसे 1 2 लिखा, b मैंने लिखा 1 3, ऐसे b मान लो आपका होता 1 4, b मान लो आपका होता 1 5, b आपका होता मान लो 0 5, ऐसा कुछ भी होता, b आपका कुछ भी होता है इसी टाइप से। तो इस b के लिए समझना क्या कहना चाह रहे हैं, इस b के लिए सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है कि नहीं रख रहा, कंसिस्ट है कि नहीं है कंसिस्ट, ये सॉल्यूशन मिल गया। कितने हैं वो अलग बात है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट कंसिस्ट है कि नहीं है सॉल्यूशन, तो इस b के लिए है, इस b के लिए है या नहीं है, इस b के लिए सिस्टम सॉल्यूशन ही नहीं रख रहा है आपका। तो b चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि भाई सॉल्यूशन रख रहा है कि नहीं रख रहा है उस b के लिए। इस b के लिए बात करें तो सिस्टम कंसिस्ट है, इस b के लिए नहीं है, इस b के लिए नहीं है, तो ये इसलिए बता रहे हैं। कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाता है, सिस्टम इज कंसिस्ट, समझना, सिस्टम इज कंसिस्ट फॉर ईच b, तो यहां पर प्रत्येक b के लिए सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, इस b के लिए कर रहा है, इसके लिए नहीं कर रहा, इसके लिए नहीं कर रहा, इसके लिए नहीं करेगा, और बाकी होंगे वो चेक कर लेंगे सोन जो भी आपका। ठीक है, तो कुछ b के लिए सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है, कुछ b के लिए सिस्टम कंसिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये मीनिंग था यहां पर। अब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करके हम करें तो 2 वेरिएबल में है, 2 इक्वेशन आपके पास में, तो टी मैपिंग आपकी r² से r² है। ठीक है, समझना इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। इसको मैंने आपको बताया था tx बराबर b, इसको सोल्व करना, तो सोल्व करने का मीनिंग आपको x फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है यानी कि सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है, तो सिस्टम सॉल्यूशन 2 केसों में रखेगा, b हैज प्रीमेज, या तो b आपका प्रीमेज रख रहा हो, जब कह सकते हो, जैसे आप इसी में देखो 1 2 की यदि प्रीमेज मिल जाएगी तो सिस्टम कंसिस्ट करेगा, 1 2 की प्रीमेज नहीं मिलेगी तो सिस्टम कंसिस्ट नहीं करेगा। तो 1 2 मैंने इधर लिखा, ये आपका 1 2 है, ये भी है, इसकी प्रीमेज इधर देखना क्या आई थी, तो इसकी प्रीमेज देख लो, x क्या क्या आया था यहाँ पर, x जो आपका, तो y में 0 पुट करूंगा तो x कितना आ गया था 1/2, तो ये आ गया ना, x तो आपका 1/2 और y 0। इसकी आप इमेज निकालो, t ऑफ दिस निकालो, तो यही तो आ रही है। ऐसे 1 2 की प्रीमेज और भी मिल जाएंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। x आप y आपने 1 पुट किया, y 1 पुट किया तो 1 -1 आ गया, ये आ रही, तो इसकी प्रीमेज आपको मिल रही है। बट यदि यहीं पर ही आप चेंज कर दोगे 1 3, तो 1 3 के लिए कोई x मिल ही नहीं रहा है, ऐसे कुछ x मिल ही नहीं रही, तो b यदि आपका प्रीमेज रख रहा है, b प्रीमेज रख रहा है जब तो सिस्टम आपका कंसिस्ट कर रहा है, b प्रीमेज नहीं रख रहा है तो सिस्टम कंसिस्ट नहीं कर रहा है। पहली चीज आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, या दूसरा तरीका ऐसे कह सकते हो, b यदि आपका रेंज में आ रहा है तो भी आपका सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है। प्रीमेज रखने का मीनिंग ये हो गया कि वो आपका b रेंज में आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम देखें 1 2 रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, 1 2 रेंज में आएगा, क्यों, इस एलिमेंट की जब आपने इमेज निकाली तो इस एलिमेंट की इमेज 1 2 आई, इसकी इमेज निकाली तो इसकी इमेज भी 1 2 आई, तो ये एलिमेंट आपके रेंज में आते जा रहे हैं। तो जो भी आपका रेंज में आ रहा है उनके लिए सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी रेंज में नहीं आ रहा है उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, सिस्टम कंसिस्ट नहीं करेगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आप कैसे चेक करोगे, बी यदि रेंज में आ रहा है या बी प्री इमेज रख रहा है तो सिस्टम कंसिस्ट करेगा,
और बी रेंज में नहीं आ रहा है या बी प्रीमेज नहीं रख रहा है तो सिस्टम कंसिस्ट नहीं करेगा। अब हो सकता है कि प्रत्येक बी के लिए सिस्टम कंसिस्ट करे, या ऐसा भी हो सकता है कुछ बी के लिए सिस्टम कंसिस्ट करे, कुछ के लिए नहीं करे, दोनों ही चीजें यहाँ पर तो चेक कर लेंगे। तो ये चीज आप लिख लो कि सिस्टम सॉल्यूशन कब रखेगा या सिस्टम कंसिस्ट कब करेगा, बी प्रीमेज रखे या बी आपका रेंज में हो। एक तो ये हो गया आपका कि सिस्टम सॉल्यूशन कब रखेगा। अब एक तरीका दूसरा और लिखो इसका इसी में, और सिस्टम इज consist if number of Li columns in is equal to number of Li columns. System is consist if and only if। सिस्टम आपका कंसिस्ट कब करेगा, एक तरीका तो ऊपर हो गया टी के अकॉर्डिंग, या सिस्टम आपका कंसिस्ट कब करेगा, नंबर ऑफ एलाई कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ एलाई कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलाई कॉलम्स इन आर्ग्यूमेंट ए। आर्ग्यूमेंट ए क्या होती है, पहले दो चीज समझ लो। आर्ग्यूमेंट ए बराबर ए बी, जो सिस्टम आपका था ए एक्स बराबर बी, केवल ए मैट्रिक्स लिखोगे तो ए हो गई आपकी, और उसी ए मैट्रिक्स के साथ में आपने बी को और लिख दिया तो वो मैट्रिक्स कहलाती है आपकी आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मान लो आपका जो अभी इक्वेशन लिख रहे थे 2x + 3y बराबर 1, 4x + 6y बराबर 3, ये था। तो 2 3 4 6 ये तो ए मैट्रिक्स होगी, और इसी को आप लिख दो 1 2 ऐसे, ये आपके आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स होगी। तो पहले तो आर्ग्यूमेंट्स का बता दिया। सिस्टम कंसिस्ट कब करेगा, नंबर ऑफ एलाई कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलाई कॉलम्स इन आर्ग्यूमेंट ए। ए मैट्रिक्स में एलाई कॉलम और आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में एलाई कॉलम, दोनों की संख्या यदि आपकी दोनों का नंबर आपका सेम है जब तो सिस्टम कंसिस्ट करेगा, अदरवाइज आपका कंसिस्ट नहीं करेगा। अब ये कहो कि सर एलाई कॉलम क्या होती है, वो नहीं पता। ठीक है, तो एलाई कॉलम निकालना भी बताएंगे, कैसे एलाई कॉलम का मीनिंग क्या रहता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलाई रो एलाई कॉलम, वो अभी जब रैंक निकालेंगे उससे आएगा आपका। तीन चीजें रफली ध्यान रखना, वैसे अभी काम में आएंगी इसलिए बता रहा हूं। तीन चीजें आपकी सेम रहती हैं, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक, उस मैट्रिक्स में कितनी एलाई रो हैं, और उस मैट्रिक्स में कितनी एलाई कॉलम है, ये तीनों चीजें आपकी सेम रहती हैं। कभी भी जैसे मान लो आपका ये लिखा हुआ आ गया कि मैट्रिक्स की रैंक 3 है, तो आप क्या क्या मीनिंग निकालोगे, मैट्रिक्स की रैंक 3 गिवन है, ये तो गिवन ही आपको। मैट्रिक्स में 3 एलाई रो होंगी, मैट्रिक्स में 3 एलाई कॉलम होंगी, तीनों की संख्या ऑलवेज आपकी सेम रहती है। अब एलाई रो एलाई कॉलम निकालते कैसे हैं, वो एक्लन फॉर्म अभी बना करके उसमें चेक करना बताएंगे कि एलाई रो क्या होती है, एलाई कॉलम क्या होती है आपकी सोन जो भी। अभी क्या ध्यान रखोगे कि ए मैट्रिक्स में और आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में दोनों में एलाई कॉलम की संख्या, एलाई कॉलम की संख्या यदि सेम है जब तो सिस्टम आपका कंसिस्ट करेगा, और दोनों में एलाई कॉलम की संख्या सेम नहीं है तो सिस्टम आपका कंसिस्ट नहीं करेगा। अब एलाई कॉलम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो चीज अभी हम बताएंगे। ठीक है,
एलआई रो और एलआई कॉलम दोनों की संख्या सेम होती है, और किसके सेम होती है, वो मैट्रिक्स की रैंक के सेम होती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स का लिख लिया ना, तो इसका मीनिंग आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलआई कॉलम इन ए, तो इसका मीनिंग रैंक ऑफ ए, सेम ही तो चीज, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंट ए। ए की रैंक और आर्ग्यूमेंट की रैंक यदि आपकी सेम है, ए की रैंक और आर्ग्यूमेंट की रैंक आपकी सेम है, तो सिस्टम आपका कंसिस्ट करेगा, अदरवाइज सिस्टम आपका कंसिस्ट नहीं करेगा। तो मीनिंग ये आ गया, सिस्टम इज कंसिस्ट इफ एंड ओनली इफ, सिस्टम इज कंसिस्ट इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंट ए। ठीक है, तो ये रैंक से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो फिलहाल जो थ्योरी आपको लिखवाऊंगा वो मैं लिखवाऊंगा इसके अकॉर्डिंग कि बी आपका प्री इमेज रख रहा है एंड सो ऑन, जो भी आपका। ठीक है, ए की रैंक और आर्ग्यूमेंट की रैंक यदि सेम आपकी आ रही है, जब तो सिस्टम आपका कंसिस्ट करेगा, अदरवाइज सिस्टम कंसिस्ट नहीं करेगा आपका। ठीक है, अब पहला तरीका कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन को कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, वो सोन जो भी आपका। उससे पहले कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, वो आप रफली लिख लेना। ये तो ये हो गया। अब क्या क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज में आएगा वो चीज मैं पहले लिखवा देता हूं। तो ये उतारना चाहो तो इसको उतार सकते हो रफली एक बार वैसे। अब इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले जो चीज आगे की यूज में आएंगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यूज में आएंगी, तो वो चीज एक बार रफली लिख लो। होती कैसे हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में टोटल सारा करवाएंगे। अभी यूज में कैसे लेना है वो सारी चीजें सॉल्यूशन निकालने में काम में आएंगे, इसलिए लिखवा रहा हूं आपका। समझना पहले, टी मैपिंग मान लो आपकी Rn से Rm है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन तो क्या हो गया आपका, ये तो सीधी सी बात है Rn। को डोमेन आपका क्या हो गया Rn, ये तो सीधा वैसे पता रहता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कर्नल क्या रहता है, ये चीज आप पहले पढ़ के आ चुके होंगे बीएससी में, इसमें आप कर्नल क्या रहता है आपका, कर्नल में एलिमेंट आते हैं डोमेन के, x बिलोंग्स टू Rn, बट डोमेन के सारे वेक्टर नहीं आते हैं, डोमेन के सभी वेक्टर नहीं आते हैं, डोमेन के वही वेक्टर आते हैं जिनकी इमेज निकालो तो अगले वाले का 0 आ रहा हो, आइडेंटिटी। कर्नल में डोमेन से एलिमेंट आएंगे, डोमेन एलिमेंट नहीं वेक्टर, कर्नल में डोमेन से वेक्टर आएंगे, बट वही वेक्टर आएंगे जिनकी इमेज निकालूं तो अगले वाले का 0 यानी कि आइडेंटिटी आ रहा हो। ठीक है, तो कर्नल में वेक्टर कहां से आ रहे हैं आपके डोमेन से। इमेज टी क्या रहता है, इमेज टी या रेंज भी कह सकते हो आप इसको, इमेज स्पेस। डोमेन में जितने भी वेक्टर हैं उनकी आप इमेज निकालो टी ऑफ एक्स, तो इमेज जो आएगी वो आपकी इमेज टी, ये बन जाएगा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू Rn। ठीक है, रफली समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे 1 2 3 है, ABC है, डोमेन क्या होगा यहां पर 1 2 3, को डोमेन क्या होगा आपका ABC। ठीक है, ये मान लो यहां पर आइडेंटिटी है, ठीक है, 0 की तरह मान लो इसको। तो डोमेन के किन किन एलिमेंटों की इमेज आइडेंटिटी आ रही है, 0 आ रही है, 1 और 2 की, तो ये तो आपका कर्नल में चला जाएगा। रफली बता रहा हूं, ये इसे कनेक्ट मत करना हो तो वेक्टर स्पेस में आएगा आपका चीज। इमेज स्पेस क्या होगा यहाँ पर, इमेज टी या रेंज क्या होगी, तो डोमेन के एलिमेंटों की जो जो इमेज आ रही है वो आपका रेंज में जाएगा या इमेज टी में जाएगा। तो डोमेन के एलिमेंट 3 आपके पास में, इनकी इमेज आपने निकाली, तो इमेज क्या क्या है, ई और सी, तो रेंज में आपका आएगा ई और सी। तो रेंज यहाँ पर पूरा को डोमेन है या नहीं है, नहीं है, बी थोड़ी आया है आपका रेंज में। ठीक है, तो वो चीज
कर्नल आपका हो गया, इमेज टी आपका हो गया, तो ये डोमेन ये हो गया, कर्नल ये हो गया, दिस ये हो गया, ठीक है। कर्नल में एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? तो कर्नल में एलिमेंट आ रहे हैं आपके डोमेन से। तो कर्नल जब सब स्पेस बनेगा, सब स्पेस अपने आप में एक वेक्टर स्पेस ही होता है, बट एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? आपके डोमेन से। तो कर्नल यदि सब स्पेस बनेगा तो कहां का सब स्पेस होगा? आपका डोमेन का, Rn का। तो कर्नल की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ कर्नल, जैसे डोमेन की डायमेंशन तो कितनी बताइए, ध्यान रखना, डोमेन की डायमेंशन Rn का मीनिंग ये आपको बताया था n डायमेंशन का है, Rn का मीनिंग ये बताया था m डायमेंशन का है। डायमेंशन ऑफ कर्नल ये कहलाती है आपकी नल्टी। तो कभी भी नल्टी लिखा हुआ आ जाए उसका मीनिंग रहता है आपकी डायमेंशन ऑफ कर्नल, ये लिखने का तरीका रहता है, ठीक है। और ये ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो वो भी चीज ध्यान रखो। कर्नल कहां का सब स्पेस बना है? डोमेन का। क्यों? कर्नल में एलिमेंट ही तो डोमेन से आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो ये बन नहीं सकता। जो आपका स्टैंडर्ड, जो आपका वेक्टर स्पेस ही है, ये वेक्टर स्पेस है, इसका सब स्पेस बनेगा कर्नल, तो इसकी डायमेंशन से ज्यादा तो जा नहीं सकता आपका। तो जो रहेगी वो किससे कम रहेगी? आपकी n से। तो कभी भी नल्टी लिखा हुआ आ जाए तो नल्टी का मीनिंग आपको ध्यान रखना है कर्नल की डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ इमेज टी, इमेज स्पेस की डायमेंशन वो कहलाती है आपकी रैंक ऑफ टी, रैंक कहलाती है। तो दो चीजें अब आगे काम में आएंगी, इसलिए मैंने लिखवा दिया है। कभी भी रैंक लिखा हुआ आ जाए उसका मीनिंग आपका इमेज स्पेस की डायमेंशन क्या है, नल्टी लिखी आ गई तो कर्नल की डायमेंशन क्या है। तो रैंक को लिखने का तरीका ये रहता है, रैंक, ठीक है। अब इमेज स्पेस कहां का सब स्पेस बनेगा? तो मैंने क्या बताया, डोमेन के एलिमेंटों की इमेज निकालो, तो इमेज तो अगले वाले में तो आएंगी। जैसे ये मैपिंग आपकी है, इधर के एलिमेंटों की इमेज निकाली तो इमेज तो इसी में आएंगी। वो जो सब स्पेस बनेगा वो इसका सब स्पेस बनेगा। तो इमेज स्पेस कहां का सब स्पेस बनेगा? कोडोमेन का। अब इसका सब स्पेस बन रहा है तो इसकी डायमेंशन से ज्यादा तो जा नहीं सकता, तो रैंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है आपकी? n, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकती, क्यों? कोडोमेन ही आपका m डायमेंशन का है और इमेज स्पेस है वो इसका सब स्पेस बनेगा, तो इससे ज्यादा डायमेंशन तो जा नहीं सकती। तो रैंक है वो किससे लेस देन इक्वल रहेगी? आपकी m से। एक ही चीज काम में आएगी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और ध्यान रखना है, चलो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे मत जाओ, वैसे भी आप कोई मैपिंग दी हुई है तो मैपिंग 1 1 ऑन 2 का मीनिंग क्या रहता है? 1 1 ऑन 2, जैसे ये मैपिंग आपकी है 1 2 3 4 x y z। अब जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में करोगे तो आप 1 को एक नंबर मत मानना कि नंबरों वाला 1 है। 1 मैंने किसी x को कहा है, x जितने भी टपल्स में होगा, जैसे आप इस मैपिंग की बात करोगे तो x कितने टपल्स में? आपका n टपल्स में। तो किसी x को मैंने 1 नाम दिया है, फिर दूसरे n टपल्स में कितने एलिमेंट लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। तो किसी x को मैंने 1 नाम दिया है, किसी दूसरे x को मैंने 2 नाम दिया है, किसी तीसरे x को मैंने 3 नाम दिया है, एंड सो ऑन। जो भी आपका बराबर में b जो होगा वो m टपल्स में होगा, तो पहले b को मैंने x नाम दे दिया, इसको y नाम दे लिया, इसको z नाम दे दिया, ऐसे नाम दिया है जो भी। अब मैपिंग मान लो ये कोई मैपिंग आपकी है, ये मैपिंग 1 1 है क्या? तो 1 1 का मीनिंग क्या रहता है? दो डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन में तो उनकी इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए। डोमेन में दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनकी इमेज भी आपकी डिफरेंट आनी चाहिए। तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, इनकी इमेज आपकी डिफरेंट नहीं आ रही, तो मैपिंग आपकी 1 1 नहीं है, ठीक है। ऑन टू कैसे चेक करते हैं? कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हो, तो कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज है या नहीं है?
तो प्री इमेज देखो एक्स की है, इन दो की प्री इमेज नहीं है, टी की नहीं है, एस की है। 3 की तो प्री इमेज है आपके पास में, ये नहीं है आपकी। 1 1 ऑन 2 ही आ गया। अब सबसे मेन पॉइंट देखो क्या आता है, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मान लो आपको ये पता चल गया है कि मैपिंग 1 1 है या 1 1 नहीं है, ऑन टू है या ऑन टू नहीं है, तो उससे सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट करोगे, सबसे मेन पॉइंट ये है। इसलिए 1 1 ऑन टू का मैंने बताया यहाँ पर कि 1 1 ऑन टू क्या काम में आएगा, किस काम में लेंगे 1 1 ऑन टू, सॉल्यूशन चेक करने के काम में लेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो कितने कर रहे हैं। तो वो इन पॉइंटों से आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, वो चीज मैं कनेक्ट कर रहा हूं। देखो Tx बराबर बी, इस सिस्टम को Tx बराबर बी, इस सिस्टम को सोल्व करना, यानी कि ये सिस्टम कंसिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखवाया आपको, ये सिस्टम कंसिस्ट तब करेगा जब बी यदि आपका प्री इमेज रख रहा होगा। पहला ऐसे चेक कर सकते हो, बी प्री इमेज रख रहा होगा, या आप ऐसे चेक कर सकते हो कि बी आपका रेंज में आ रहा हो, रेंज में आ रहा हो। तो देखो यहां पर ये मैपिंग 1 1 है क्या, नहीं है। तो x के लिए सॉल्यूशन रख रहा है कि नहीं रख रहा है, सॉल्यूशन x के लिए सॉल्यूशन रख रहा है। कितने सॉल्यूशन है यहां पर, 2। इसके लिए बात करें, इसके लिए 2 सॉल्यूशन है यहां पर, y के लिए, z के लिए, t के लिए, s के लिए। y के लिए सॉल्यूशन नहीं है, z के लिए सॉल्यूशन नहीं है, t के लिए है, s के लिए है आपके पास में। अब 1 1 ऑन 2 का कैसे इंप्लाई करेंगे, देखो मान लो आपको ये पता चल गया है कि मैपिंग 1 1 नहीं है, जैसे इसी का पता चला 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है, इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 1 नहीं है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट है बट उनकी इमेज सेम आ रही है। 2 डिफरेंट एलिमेंट है बट उनकी इमेज सेम आ रही है, जैसे यही है, 2 डिफरेंट एलिमेंट है बट इमेज सेम आ रही है। अब यहां से आप ये कह सकते हो कि सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा, नहीं कह सकते। x के लिए 2 सॉल्यूशन मिल गए आपको। तो यदि आपको यह पता चल गया कि मैपिंग 1 1 नहीं है, तो इसका मीनिंग यह है कि सॉल्यूशन आपका यूनिक नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा उस चीज का कंफर्मेशन नहीं है। जैसे मान लो यही थी आपकी, ये आ गया, ये 1 1 है या नहीं है, 1 1 है मैपिंग, डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट आ रही है। तो मैपिंग यदि आपकी 1 1 है तो इससे ये कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। आप चेक कर सकते हो, z के लिए सॉल्यूशन ही नहीं है यहां पर, ठीक है। तो 1 1 से सॉल्यूशन का मत बताना कभी भी कि सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे 1 1 से, जैसे ये मैपिंग 1 1 है, x के लिए सॉल्यूशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, यूनिक 1 नहीं है। y के लिए सॉल्यूशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, यूनिक 2 ही है। z के लिए नहीं है, t के लिए मिल रहा है यूनिक, s के लिए मिल रहा है यूनिक। तो 1 1 से क्या मीनिंग निकाला आपने, सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहोगे कि भी सॉल्यूशन का कंफर्मेशन नहीं कहोगे कि भी सॉल्यूशन मिलेगा। किस चीज का कंफर्मेशन कहोगे, यदि सॉल्यूशन मिलेगा, किसी बी के लिए सॉल्यूशन मिलेगा तो वो सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा। 1 1 से आप क्या मीनिंग निकालोगे, यदि किसी बी के लिए सॉल्यूशन मिलेगा तो वो सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा। ठीक है, वो चीज लिखवाऊंगा, अभी केवल समझा रहा हूं। ऑन टू है क्या ये मैपिंग, ऑन टू नहीं है, ये आ गई। अब ऑन टू है या नहीं है, अब ऑन टू है, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है। अब ऑन टू है तो x के लिए भी सॉल्यूशन मिल रहा है, y के लिए भी मिल रहा है, t के लिए भी है, s के लिए। अब यहां पर सॉल्यूशन का कंफर्मेशन कह सकते हो कि नहीं कह सकते कि प्रत्येक b के लिए सॉल्यूशन मिलेगा, कंफर्मेशन कह सकते हैं, हर b के लिए सॉल्यूशन मिलेगा। बट ये कंफर्मेशन कब मिला, जब मैपिंग आपकी ऑन टू है। दोबारा समझना, आपको ये पता चल गया कि मैपिंग ऑन टू है, ऑन टू होने का मीनिंग ही आ गया, कोडोमेन के हर एलिमेंट की क्या मिलेगी आपको, प्री इमेज। ऑन टू से ही तो मीनिंग निकल करके आता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज है। और जब कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज आ गई आपके पास में तो सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है। तो कभी भी आपको ये पता चल गया
कि मैपिंग आपकी ऑन टू है तो उसे आप डायरेक्ट कह देना कि सिस्टम ऑलवेज क्या करेगा, आपका कंसिस्ट करेगा। बट सॉल्यूशन हो वो यूनिक हो ऐसा नहीं कह सकते आप, सिस्टम ऑलवेज कंसिस्ट करेगा आपका। यूनिक का कब कहोगे कि मैपिंग आपकी 1-1 मिल जाए। तो 1-1 तो है, वो तो यूनिक के बारे में बताती है कि सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा, बट 1-1 कभी भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका कंफर्मेशन नहीं देती है। जब एग्जिस्ट करेगा तो आपका यूनिक होगा। वो 4 टाइप के आप इस टाइप से मैपिंग बनाना, आप ये प्रैक्टिस करना खुद। कैसे प्रैक्टिस करोगे? एक मैपिंग ऐसी बनाना जो 1-1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। एक मैपिंग फिर आप ऐसी बनाना 1-1 हो, ऑन टू नहीं हो। फिर एक मैपिंग आप ऐसी बनाना जो 1-1 नहीं है, ऑन टू है। और एक मैपिंग ऐसी बनाना 1-1 ऑन टू दोनों है। जैसे मैंने ये बनाई लास्ट टाइप में, 1-1 ऑन टू दोनों है। पहले तो आप सॉल्यूशन का बताओ कि सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो वो तो मैंने किससे बताया आपको, ऑलवेज एग्जिस्ट करने का। ऑन टू ही ये कंफर्मेशन देगा कि सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा प्रत्येक बी के लिए, प्रत्येक बी के लिए। तो यहाँ पर मैपिंग आपकी ऑन टू है तो प्रत्येक बी के लिए सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है आपका। तो सॉल्यूशन का तो कंफर्मेशन मिल गया कि सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है। बट कितने मिलेंगे वो 1-1 बताएगा, आपका यूनिक होगा क्या होगा। तो यहाँ पर मैपिंग आपकी 1-1 है, तो 1-1 है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। अब देखो इसी में मैंने चेंज किया, मान लो यहाँ पर आपका होता 5 और 5 है, इस पे चला गया। ये मैपिंग 1-1 है या नहीं है? 1-1 है नहीं, सॉरी 1-1 नहीं है, ऑन टू है। तो इस मैपिंग के बारे में आप लिखोगे तो ये आपका आएगा नॉट 1-1 और ऑन टू है आपकी। ये दो चीजें आपको पता चली यहाँ से। तो कभी भी आप मैट्रिक्स को जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करो तो आप दो चीजों का पता कर लिया करो कि जो आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उससे आपको 1-1 ऑन टू का पता चल पा रहा है या नहीं पता चल पा रहा है। बट वो आपको ऐसी कंडीशन देगा कि जिससे आपको पता चल जाएगा। यदि ऐसी कंडीशन नहीं गिवन है तो आपको हर केस मानना पड़ेगा कि इस केस में ये हो सकता है, इस केस में हो सकता है। वो तो क्वेश्चन आएगा जब बताएंगे। इसमें आपका आ गया नॉट 1-1 ऑन टू। अब यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऑन टू आ गया तो प्रत्येक बी के लिए सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रत्येक बी के लिए सॉल्यूशन मिल रहा है। मान लो ये बी गिवन है तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है, इधर प्री इमेज मिल रही है, इस बी के लिए भी सॉल्यूशन है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी। बट मैपिंग आपकी 1-1 नहीं है। तो 1-1 ये इसका मीनिंग है कि सॉल्यूशन जो मिलेगा वो यूनिक हो, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? एस के लिए आपको 2 सॉल्यूशन मिलते हैं तो प्रत्येक बी के लिए सॉल्यूशन यूनिक हो ऐसा नहीं कह सकते हम। तो 1-1 ऑन टू दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। उससे सॉल्यूशन का कैसे क्या आएगा वो चीज मैं लिखवाऊंगा 1 बाय 1। 1-1 कैसे चेक करोगे? T is 1-1 कैसे चेक करोगे? इसके लिए इफ एंड ओनली इफ नल्टी बराबर 0। यदि नल्टी आपकी 0 आ गई जब तो मैपिंग आपकी 1-1 होगी, और T यदि 1-1 गिवन है तो नल्टी आपकी 0 होगी। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे वहां पर आएगा। आपको तो केवल क्या ध्यान रखना है, नल्टी यदि 0 आ रही है जब तो आपका 1-1 होगा, नल्टी 0 नहीं आ रही है तो 1-1 नहीं होगा। T is on to इफ एंड ओनली इफ। तो T ऑन टू कब होगा? ऑन टू का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? ऑन टू का मीनिंग कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हो, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हो। अभी जो मैपिंग बनाई थी, अब डोमेन के एलिमेंटों की इमेज निकालोगे तो जो रेंज सेट है, जो इमेज है, वो पूरा का पूरा कोडोमेन बन जाएगा। तो इसका मीनिंग टी मैपिंग ऑन टू कब आएगी? जब जो इमेज स्पेस है वो पूरा का पूरा कोडोमेन बन जाए। इमेज स्पेस पूरा का पूरा कोडोमेन बन जाए। और कोडोमेन कितने डायमेंशन का? आपका n डायमेंशन का। तो यानी कि जो रैंक है वो आपकी m आ जाए। मीनिंग ये आ गया, दैट इज इमेज टी जो है, इमेज टी, इमेज स्पेस पूरा का पूरा कोडोमेन बन जाए, जब तो ऑन टू कहते हो आप। इमेज स्पेस पूरा का पूरा कोडोमेन बन गया तो इमेज स्पेस की डायमेंशन तो क्या कहलाती है? रैंक। और कोडोमेन की डायमेंशन कितनी है? m रो। इमेज स्पेस की डायमेंशन रैंक रो कहलाती है आपकी, बराबर कोडोमेन की डायमेंशन m है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, नल्टी 0 आ गई जब तो आप ये कहोगे कि मैपिंग आपकी 1-1 है।
नल्टी 0 आ गई तो मैपिंग आपकी 1 1 है, और रैंक आपकी एम आ गई तो वहां से कहोगे कि आपका ऑन टू है। और 1 1 ऑन टू से सॉल्यूशन कनेक्ट करना वो फिर अभी बताएंगे सोन जो भी। तो एक पॉइंट ये हो गया, और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रैंक प्लस नल्टी बराबर ये डायमेंशन डोमेन वाली एन, सेल्वेस्टर लॉ ये भी पढ़ा होगा आपने, या उसमें वेक्टर स्पेस में करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सॉरी करेंगे। ये आपको 3 3 6 8 9 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इन पॉइंटों का यूज में आएगा आपका। अभी स्टार्टिंग की क्लास में लग रहा है कि भाई डिफरेंट चीजें क्या बता दी आपकी, बट जब क्वेश्चन में बार बार यूज करेंगे इन चीजों को तो भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, और जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला करेंगे जब तो अच्छी तरह क्लियर हो ही जाएगा आपका ये। ठीक है, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। ए मैट्रिक्स मान लो आपकी गिवन है एम क्रॉस एन की, उसको आपने चेंज कर लिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक हो गया, आर एन से आर एम। ठीक है, डोमेन क्या हो गया आर एन एन डायमेंशन का, को डोमेन क्या हो गया आर एम एम डायमेंशन का। कर्नल, कर्नल में डोमेन के वो एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज 0 आ रही हो, आइडेंटिटी आ रही हो। इमेज स्पेस, डोमेन के जितने भी एलिमेंट है, डोमेन के जितने भी वेक्टर हैं उन सब का इमेज निकालो, वो सारे आपके इमेज स्पेस में आ जाएंगे। कर्नल की डायमेंशन, कर्नल कहाँ का सब स्पेस होगा, डोमेन का। कर्नल की जो डायमेंशन है वो नल्टी कहलाएगी आपकी। इमेज स्पेस कहाँ का सब स्पेस होगा, कोडोमेन का। इमेज स्पेस की जो डायमेंशन है वो रैंक कहलाएगी। कभी भी आपको लिखा गया अगर रैंक 5 है तो इसका मीनिंग आपको ये गिवन है इमेज स्पेस की डायमेंशन 5 है। 1 1 ऑन टू कैसे चेक करोगे मैपिंग का, तो नल्टी यदि आपकी 0 आ रही है तो मैपिंग आपकी 1 1 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इफ एंड ओनली इफ का लिखा है, ये नल्टी 1 आ गई तो 1 1 नहीं होगी, सीधी सी बात है। इफ एंड ओनली इफ ये चीज इसको इंप्लाई करेगी, ये चीज इसको इंप्लाई करेगी। नल्टी 0 है तो 1 1 होगी, 1 1 है तो नल्टी 0 होगी, सीधी सी बात है। ऑन टू, तो ऑन टू का मीनिंग आपका क्या रहता है, इमेज स्पेस की डायमेंशन, नहीं सॉरी ऑन टू, तो ऑन टू का मीनिंग क्या निकालोगे आप, कब ऑन टू होगी आपकी, तो ऑन टू का मीनिंग है को डोमेन के हर एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिल रही है, जब तो मैपिंग ऑन टू रहती है। और को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है तो इसका मीनिंग जो है वो इमेज स्पेस पूरा का पूरा को डोमेन बन रहा है आपका। तो वही चीज लिखी थी मैंने, इमेज स्पेस यदि पूरा का पूरा को डोमेन बन गया जब तो ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इमेज स्पेस पूरा का पूरा को डोमेन मिलने का मीनिंग रैंक जो है वो आपकी एम आ गई। और रैंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में आएगा, रैंक प्लस नल्टी, रैंक प्लस नल्टी बराबर एन, एन यानी कि डोमेन की डायमेंशन। ये सारे पॉइंट क्यों ध्यान रखने हैं। अब जैसे मान लो आपको ए मैट्रिक्स दे दी 3x5 की, ठीक है, टी मैपिंग आप सीधे आ जाओ, टी कहां से कहां तक बनेगा आपका, R5 से R3। ठीक है, अब इस मैपिंग का 1 1 ऑन टू का पता चल गया कि भाई 1 1 ऑन टू है या नहीं है, तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको क्या कंडीशन गिवन है। 1 1 ऑन टू का पता चलते आप टोटल सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हो कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितने होंगे, एंड सो ऑन जो भी आपका। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्यूशन के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा। फिर हम करेंगे मैट्रिक्स के रैंक के द्वारा सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ये थ्योरी समझा देंगे। उसके बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में दोनों टाइपों से आपको करवाऊंगा, जिससे फिर आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में केवल ये पॉइंट आपको जो बताएं ये अच्छी तरह कर लेना, जो पहले का लिखा है वो आप रिवाइज कर लेना। कल की क्लास में जो ये बताया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज करना, इस टोटल का डिस्कस करेंगे हम लोग। जो ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो अपने वेबसाइट पे भी डल जाएगा आज, या वेबसाइट पे किसी का अभी नहीं ओपन हो रहा होगा तो लीनियर के सारे ये लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल अपने पर डलेंगे, टोटल सारे के सारे आपके। ठीक है, तो वहां से भी आप देख करके स्टार्टिंग में नोट्स बना सकते हो, समझो भी आपका ये रहेगा। बाकी कल की क्लास में करेंगे, ठीक है।